माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लिथियम क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग इस चैनल पर कक्षा 10th के जो कि अभी बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का संपूर्ण क्वेश्चन कराया जाएगा 2 मार्क्स के लिए। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन सब का अभी एक अच्छा टाइम चल रहा है, जिसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो तमाम क्वेश्चन लेके आए हैं जो इस बार एग्ज़ाम में ही आएगा। ठीक है, तो यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिलते रहें। और अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड, जिसमें हम लोग आपको इस पर सिर्फ 2 मार्क्स का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा क्वेश्चन इस पर कराया जाएगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वीडियो लंबा भी हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग देख नहीं पाते हैं। पूरा वीडियो को देखिए, ताकि ये सब क्वेश्चन जो है, यदि नहीं है आप लोग नहीं कर पाए हैं तो ये सब क्वेश्चन को रेगुलर देखते रहिए। और इसी तरह का क्वेश्चन रेगुलर दिन में 1 वीडियो 2 वीडियो रेगुलर आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन है सारा हम करा दें इस चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आप लोगों के पास ऐसे ही मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ध्यान दीजिए, लेंस 2 तरह के होते हैं। पहला उत्तल हो गया, और सेकेंड वाला जो होता है वो होता है अवतल। ठीक है ना, तो उत्तल और अवतल 2 तरह के लेंस हो गए। ठीक है, अब इसमें जो है आपका, उसको ध्यान से देखिएगा। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, नहीं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस का उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके बारे में इसको क्वेश्चन दिया। एक क्वेश्चन और होता है इसमें कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इस लेंस को, जो ये उत्तल लेंस है, इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है, जो इसमें दिया गया है कि क्यों कहा जाता है। ये पहला क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी कि उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करती है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। अच्छा, उत्तल लेंस दिखता कैसे है, उत्तल लेंस कहते किसको हैं, इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस किसको कहते हैं। तो उत्तल लेंस जो होता है ना, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला हो, उसे कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, और ये उत्तल लेंस में क्या होता है ना, जब कोई भी किरण आपतित होता है तो एक बिंदु पर आकर मिलती है, ये बिंदु है। इसीलिए हम लोग ये जो है ना, कोई भी अवतल दर्पण के मतलब इसके समांतर आती प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है, और या अभिसरित करती है, इसीलिए इस लेंस को हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। अब इसी में एक चीज़ और पूछेगा आप लोगों को कि या उत्तल पूछे या अवतल में पूछ दे क्या, कि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा कि अवतल लेंस वैसा किसे कहते हैं, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा हो। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस में जो आपतित किरण होता है वो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, मतलब अभिसरित होती है, इसीलिए उस लेंस मतलब अवतल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद आगे है कि गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो गोलीय दर्पण होता है, अच्छा, गोलीय दर्पण से ही 2 किस्म का दर्पण निकलता है।
कौन सा दर्पण निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि इसमें जो आप लोगों का है गोलीय दर्पण, ठीक है, जैसे ये गोला है, ध्यान दीजिएगा गोला है, इसमें क्या होता है जब इसको हम लोग बीच से ऐसे करके डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये डिवाइड है, बीच से डिवाइड करते हैं तो एक साइड ये दर्पण बनता है और एक साइड ये दर्पण बनता है। तो ये साइड वाला जो दर्पण है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, तो इस साइड का दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ, तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक ऐसे करके ये प्रधान अक्ष है, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से लेकर के सेंटर से लेकर के इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो है त्रिज्या कहलाती है, तो ये हो गया, और ये साइड फोकस होता है, सॉरी ध्रुव होता है, और इधर भी ध्रुव होता है, ठीक है। यहाँ से लेकर ये वक्ता केंद्र है, और तो गोलीय दर्पण का इसमें क्या करा, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो होता है इसके बीच में मतलब वक्ता केंद्र और फोकस के ध्रुव के बीच में फोकस होता है, जिसके लिए एक रिलेशन होता है कि F बराबर R/2 गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्ता त्रिज्या में संबंध होता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, पहला कंडीशन। दूसरा, किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो गोलीय दर्पण के लिए क्या कहता है कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जैसे गोला है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और हम आपको बताएं क्या कि F बराबर जो फॉर्मूला होता है वो R/2 होता है। तो इसमें फोकस दूरी निकालने बोल रहा है जिसका वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है, तो F बराबर यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपका F बराबर हो जाएगा, इसमें R का वैल्यू दे रखा है, R का वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और F निकालने बोल रहा है, तो F का फॉर्मूला होता है R/2। इसका मतलब F इज इक्वल टू हो गया 20 बटा कितना 2, तो कट के कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब राइट आंसर हो गया इसका 10 सेंटीमीटर। और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और उसके बाद इसका गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या और उसके फोकस दूरी में संबंध भी आपको बता दिए क्या, एक होता है F बराबर R/2 और एक होता है R इज इक्वल टू 2F, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, या अथवा क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। अब हम आप लोगों को एक चीज़ बताए हैं, चैप्टर नंबर 2 में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाए हुए हैं चैप्टर, और पहला पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि यदि मान ली ऑब्जेक्टिव में तो बहुत बार आया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं 2, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं 2, ठीक है, और प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं 2। तो इसमें हमको पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन का क्या है, अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं 2, अभी बताएं, अब ध्यान सुनिए। पहला क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है ना, 2 जो है ना हम लोगों को मीडियम बनाना पड़ता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक है, जिसमें क्या हो गया कि आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण, और इसके बीच खींचा गया अभिलंब, मतलब या तो अभिलंब से एक दूर हटेगा या नज़दीक होगा, ठीक है। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक है, या अभिलंब, ठीक है, तीनों किस में है, एक ही तल में होगा, ठीक है, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम, किन्हीं इसमें लिखा हुआ है क्या कि जब एक ही वर्ण प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात 1 नियतांक होता है, ध्यान दीजिएगा। या इसका हम लोग एक शॉर्टली में लिख लेते हैं क्या कि एक तो पहला हो गया मेरा कि आपतित किरण, यहाँ हो गया कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, पहला हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या था कि
किन्हीं माध्यमों में या किन्हीं माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण माने होता है रंग, विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। अब एक चीज़ में ध्यान और दीजिएगा, एक नियतांक होता है। अब एक बात और इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो है किन्हीं विशेष वर्ण के लिए प्रकाश, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही हम लोग स्नेल के नियम कहते हैं। ये भी बात ध्यान में रहे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल के नियम भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। यदि पूछ लिया एग्जाम में क्या कि स्नेल के नियम को लिखे, तब हम क्या लिखेंगे, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ध्यान रहेगा ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है, आगे है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य मतलब साइड मिरर, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, मतलब इसको क्यों लेते हैं और उसी को ही क्यों रखते हैं। तो क्या करा है क्वेश्चन में, वाहनों में, ठीक है, उत्तल दर्पण का क्यों उपयोग करते हैं। तो करा उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। बाहर की ओर का मतलब ऐसे करके उभरा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जितना भी दूर का मतलब बहुत दूर स्थित रहता है प्रतिबिंब, उसका सीधा पर मतलब कोई वस्तु दूर है या मोटरसाइकिल वाला पीछे में है या बस वाला पीछे में है, तो उसका सीधा प्रतिबिंब और अच्छा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए हम लोग जो है ना गाड़ी में जो भी वाहन है, जो भी वाहन हो, उसमें हम लोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि अपवर्तनांक को परिभाषित करें। अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। मतलब अपवर्तनांक जो है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम को हम लोग निकालेंगे, उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है क्या, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हीरे में प्रकाश की चाल में निर्वात की 1/242 गुनी है। इसका क्रांतिक कोण जो है ना सी, ये हो जाएगा 1/242 से प्राप्त होगा, जो छोटा होता है। अतः इसकी सतह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ज़्यादा उचित है, इसीलिए इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है, चलिए इसका भी मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं ना, यदि कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोग हमसे मतलब ऑफलाइन भी क्लास करना चाहते हैं, यहाँ पे राघोपुर में यदि आप लोग ऑफलाइन क्लास भी करना चाहते हैं, तो राघोपुर में इमली गाछी के जस्ट बगल में लिथियम क्लासेस जो है ना ऑफलाइन भी बैच चलता है। न्यू बैच ऐसे अभी 10th का न्यू बैच स्टार्ट ही हुआ है 11 तारीख से। यदि आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी
न्यू खुला ही है 10th का, ठीक है। उसके बाद जो भी इस बार बच्चे सब एग्ज़ाम देंगे उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सब ज़रूर देखिए। भले ही वो मेरे पास नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, उससे मतलब जहाँ भी रहिए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जो है ना इस वीडियो को ज़रूर एक बार 2 बार देख लीजिए, ताकि इससे क्या होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे ना तो ये सब चीज़ याद आ जाएगा, ठीक है। आप लोग सारा क्वेश्चन को जो है ना एक बार बढ़िया से देख लीजिए, और उसमें क्या ज़्यादा समय लगेगा, बैठे बैठे मोबाइल निकाल के ही हम लोग देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? करा इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे और इसे किरण आरेख से दर्शाएं, ठीक है। या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे। तो प्रकाश का परावर्तन ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। हम इसमें एक चीज़ बताए हैं आप लोगों को, या देखिए आप लोगों का जो है ना 10th का न्यू बैच ऑनलाइन भी स्टार्ट होगा, ठीक है। ये यदि न्यू स्टूडेंट होगा तो वो सब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो मैथ का, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सारा चीज़ का आएगा टोटल वीडियो, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ठीक है। सारा चीज़ इस बार शुरू से ही कराएंगे ऑनलाइन, आपको टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब क्या है, क्या प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ती है तो एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इधर से आपतित किरण आया और इधर परावर्तित कर गया, इसी घटना को हम लोग एक निश्चित दिशा में आया, इधर चल गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहेंगे। इधर से आपतित किरण आया और इधर से परावर्तित हो गया, और इस बीच में जो होता है वो अभिलंब होता है। ये साइड जो होता है वो आपतन कोण आई होता है और इस साइड परावर्तन कोण आर होता है, ठीक है। अब इसमें 2 नियम है, वो 2 नियम क्या है कि अब यहाँ यहीं से देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करा है क्या? आपतित किरण जो आया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये जो बिंदु पे आया है ना इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, ध्यान रहे, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम, ये तो पहला नियम हो गया, और दूसरा नियम पढ़िएगा कि जो कोण इधर दिख रहा है ना वही कोण उतने बड़ा इधर भी दिख रहा है, मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, या आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम ये है, ठीक है। आया बात समझ में? तो ये हो गया मेरा अगला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग प्रतिबिंब के बारे में चर्चा किए हैं। तो प्रतिबिंब 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक, ठीक है, और दूसरा आभासी। आभासी को ही क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक डेफिनेशन है, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं, जिस बिंदु से मिलती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो इसमें करा है क्या कि पहले वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब अंतर। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये तीनों पॉइंट है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर। ध्यान दीजिएगा, ये कम से कम जो अंतर होता है ना उसमें कम से कम 3 पॉइंट लिखना बहुत ही आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा। तो अवतल दर्पण, अभी हम आप लोगों को बताएं जस्ट कि अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हो, ऐसे करके, और उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हो, और अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। तो यहाँ क्या है, इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर होता है। वही बोले कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और इसमें ठीक उसका उल्टा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे क्या कहते हैं? अंदर की ओर धंसा हो उसे
अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में सीधा उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, ये भी बात ध्यान रहे। और उसके बाद कह रहा है इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में जिसमें प्रतिबिंब जो है तीनों प्रकार का बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बहुत बड़ा भी बनता है। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्या है, आगे है आवर्धन किसे कहते हैं, इसे किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। आवर्धन किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो कहते हैं किसी बिंब मतलब होता है प्रतिबिंब, किसी बिंब के आकार के वस्तु के वास्तविक आकार में अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसका सिंपल सा डिफिनेशन है कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन डिफिनेशन है, इसको देख लीजिएगा। किसी बिंब के आकार के वस्तु के वास्तविक आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई h1 हो और उसके बिंब की ऊंचाई h2 हो तो m इज इक्वल टू, अब ध्यान सुनिएगा, m इज इक्वल टू h डैश बाय h। नॉर्मली क्या है करा है कि आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, सिंपल बात है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये बात ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है या आवर्धन का मात्रक क्या होता है। SI मात्रक पूछे या मात्रक पूछे तो याद रखिएगा कि ये जो है मात्रक विहीन होता है, मतलब इसमें मात्रक नहीं होता है, इसमें मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, मीटर सेंटीमीटर कोई भी मात्रक इसमें नहीं होता है, ध्यान रहे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें। अवतल दर्पण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अवतल दर्पण के दो उपयोग, अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखे या अवतल दर्पण के उपयोग लिखे। तो यहाँ पे हम 4 उपयोग लिखे हैं, ध्यान रहे। अवतल दर्पण के उपयोग, बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है, ऊर्जा के लिए किया जाता है, सौर ऊर्जा के लिए। ठीक है, उसके बाद इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा सेविंग, वही कहते हैं ना हजामती दर्पण के रूप में, सेविंग दर्पणों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद चौथा है कि दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1, इसका अर्थ क्या है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 का अर्थ क्या है, ये बताने का रहा। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। ध्यान दीजिएगा, मतलब कह रहा है कि ये समतल दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे एक प्रतिबिंब है, तो जितना वस्तु है, तो जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा इसका इधर प्रतिबिंब बन रहा है। ये दिखाता है +1 का मतलब दिखाता है कि जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा इसका इधर प्रतिबिंब बन रहा है। और दूसरा प्लस चिन्ह यह दिखाता है कि प्रतिबिंब सीधा है और आभासी है। ये हो गया, चलिए याद रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। ये तो बहुत ही ईजी है, पहला चैप्टर का फर्स्ट में ही है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूर पर कोई वस्तु हो उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। ये है समतल दर्पण में कोई भी वस्तु जितनी दूर पर रखा रहता है उसका प्रतिबिंब उतने ही दूर पर बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है।
पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण के आकार में उसका आधा होना पड़ता है, ताकि हमको उसका जो है ना साफ साफ प्रतिबिंब देख सके। बाकी बात प्रतिबिंब जो है हम लोग जितना दर्पण के आगे रहेंगे उतना ही हम लोगों का प्रतिबिंब पीछे बनेगा, जितना बड़ा हम लोग रहेंगे उतना बड़ा प्रतिबिंब उधर बनेगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? तो कहता है जब पानी में लकड़ी का एक सीधा टुकड़ा डुबोया जाता है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अब यदि पूछ लेगा कि यह पानी में जो लकड़ी डूबता है उसमें जो लकड़ी जो मुड़ी प्रतीत होती है, इसमें क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है या अपवर्तन? तो प्रकाश का